अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं शफ़क़, आपकी टीचर। स्टार्ट करते हैं हम आपका लेक्चर। और याद रहे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। अब हम बढ़ रहे हैं बोहर्स रेडियस की जानिब। और जो तमाम के तमाम हमने पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं हमें बोहर्स रेडियस की डेरिवेशन के लिए हेल्प आउट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। डेरिवेशन ऑफ बोहर रेडियस के लिए जो बोहर ने अज्यूम किया था वो था हाइड्रोजन एटम। सो हियर वी आर आल्सो अज्यूमिंग हाइड्रोजन एटम जस्ट लाइक ही डिड, बिकॉज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड, मतलब उन्होंने क्या किया। ओके, सो बोहर्स रेडियस के लिए हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं क्योंकि बोहर ने भी लिया था। सो बोहर अज्यूम्ड एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अज्यूम किया था हाइड्रोजन एटम में, जो कि वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा था इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r around the nucleus. Thus the forces acted upon the electron are given as, now what you are thinking, ये कह रहे हैं कि बात कुछ ऐसी है कि जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है। सो एक फोर्स तो आपके दिमाग में खुद ब खुद अभी आ गई होगी, दैट वुड बी अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है? दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कूलम फोर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस के डेवलप होने की वजह से हो रही है। कूलम some kind of relate to your, if you remember, तो सेकेंड ईयर फिजिक्स में मेरे ख्याल में, सॉरी सेकेंड ईयर नहीं होता, अभी तो फर्स्ट ईयर होगा। मैट्रिक में आप लोगों ने कहीं कूलम लॉ को पढ़ा होगा शायद, हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो कि या तो सेम चार्जेस के होने की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी वजह से जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या फिर वो फोर्स जो कि अपोजिट चार्जेस के होने की वजह से डेवलप हो रही होती है उसको हम जो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बनने की वजह बनती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। साथ साथ एक और फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है, और वो इसकी वजह से है क्योंकि एक फोर्स तो ये हो गई जो कि चार्जेस की वजह से, दूसरी फोर्स किसकी वजह से? वो इस वजह से कि हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सो सर्कुलर पाथ की जब बात आ रही है तो हमारे पास सर्कुलर पाथ के लिए दो की तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So what is the force that is, they are saying the force acted upon the electron, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। So that force could be centrifugal force। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में एक फर्क ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टूवर्ड्स आउटवर्ड होती है, यानी कि वो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ अप्लाई हो रही होती है, सेंटर की तरफ आ रही होती है। सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। वो जो हम लेट्स सपोज आपने रस्सी ली है और आप रस्सी को जो है ना ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। रस्सी ली और आप उसको जोर जोर से ऐसे पकड़ पकड़ के ना घुमा रहे हैं, और ऐसे घुमा रहे हैं कि आपके हाथ में तो दर्द होगा ही, खैर। उस घुमाने की वजह से वो सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रही है। वो जो सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रही है उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर महसूस होगी कि आपका हाथ जो है वो खिंच रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। जबकि वो जो बॉल है जो उसके साथ में लगी हुई है रस्सी के साथ में, वो अंदर की तरफ हो रही है, ठीक है। लेकिन वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तभी वो एक सर्कुलर पाथ बना रही है। ये जो फोर्स यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ये इसकी अपोजिट फोर्स है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये फोर्स जो है वो तब होती है, तब बॉडी के अंदर पैदा होती है जब बॉडी जो है वो इनर्शिया की पोजीशन पर होती है, ओके। और जब ये बॉडी इनर्शिया की पोजीशन पर होती है तो बेसिकली ये जो बॉडी है वो आपकी सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे उसे मजबूर करती है, और वो सेंटर से दूर की तरफ डायरेक्ट कर रही होती है बॉडी को, जिसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इनर्शिया क्या चीज़ है, तो लेट मी टेल यू कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि जो कि अगर हम ये कहें कि लाइक
एग्जिस्ट कर रही हो रेस्ट की पोजीशन पे तब उसके अंदर हो, या फिर जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। कौन? ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो अगर आपको याद हो तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी था, उसमें क्या कहते थे कि जब तक बाहर से कोई आके फोर्स अप्लाई नहीं करेगी तब तक वो इनर्शिया की पोजीशन पर रहेगा, उसकी उसकी मूवमेंट सेम रहेगी। ठीक है। इट वॉज लाइक दिस, अगर हम इसको आसान अल्फाज में बताएं तो इनर्शिया इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर in which our body or the specific body और या तो वो रहेगी रेस्ट पोजीशन पे, और इधर इट कुड बी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। ठीक है, या तो वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी, और उसकी वजह से इनर्शिया के होने की वजह से हमारा जो सर्कुलर पाथ है वो कंप्लीट हो रहा होता है। अब अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो बेसिकली क्या चीज़ है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं कि वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है। जो अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, और वो क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया मौजूद है, और इनर्शिया की वजह से जो सर्कुलर पाथ है ये कंप्लीट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स आके इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। जब तक कोई बाहर से आके फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगी तब तक वो ऐसे ही मूव करता रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is a force arising from the body's inertia which appears to act on a body moving in a circular path and is directed away। तभी कह रहे हैं acted upon the electron, यानी कि वो directed away हो रही है न्यूक्लियस से। ठीक है, अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग, जिसकी तरफ बॉडी, जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव कर रही है उससे दूर की तरफ वो बॉडी एक्ट कर रही होती है। ठीक है, सेंटर की तरफ नहीं होती है। there is a difference between centrifugal force and centripetal force। centripetal means center seeking force, center की तरफ आने वाली force। centrifugal force वो force जो कि उसको outward की तरफ धकेल रही है। are you getting it? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो बात करें तो हमने आपको बताया कि चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रही है सेम, ठीक है, इनर्शिया की पोजीशन पे, तभी ये तमाम की तमाम फोर्सेज जो दो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, और इसके इक्वल होने की वजह से हमारे पास ये जब इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई प्लस ई माइनस अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लें अच्छे से, और तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आर से कैंसिल होगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। तो हम बोहर थ्योरी की बात करें तो बोहर ने एक बात कही थी कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड होती है, और वो क्वांटाइज कैसे होती है, वैसे होती है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहाँ से हम निकालेंगे v की वैल्यू, v इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई एम आर, इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने v के लिए, और फिर हम करेंगे इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे। वाई वी आर डूइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो r मौजूद है, ये जो r है, r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, इसके अंदर v स्क्वायर है, तभी हम यहाँ पे इस इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड पे, और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन ये पूरी चीज आ जाएगी। ठीक है, m तो पहले देता है यहाँ पे, ठीक है, और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये चीज आ गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, हमने इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया अच्छे से, जो डिवाइड हो रहा था नीचे से उसको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके चले गए, और फिर पूरा उसको सही से लिख दिया, मैथमेटिकल रूल्स लगा दिया हमने उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे आर की फर्दर वैल्यू। ठीक है, तो आर एम एन स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, जो चीज़ कैंसिल हो सकती थी हमने कैंसिल कर दी है सबको, और हमारे पास ये चीज़ आ गई, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर
m स्क्वायर ज़ेड ई स्क्वायर। ओके, अब ये तमाम क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे फर्दर ऑन। अगर nth ऑर्बिट के लिए हम बात करें रेडियस की, फॉर nth ऑर्बिट तो क्या होगा, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। और ये इक्वेशन हमें दे रही होती है रेडियाई तमाम पॉसिबल स्टेशनरी स्टेट का जो कि ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में हो सकती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम आपको बताएं तो h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये होती है जो आपको याद रखनी होगी 6.25 जूल इनटू सेकंड। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम में या फिर 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम में। चार्ज 1 क्योंकि यह एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, इसलिए पाई जो कि कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं 22/7 भी कहा जाता है और वो इक्वल होता है 3.142 के। तमाम की तमाम वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ जो वैल्यू बन जाती है वो ये बन जाएगी आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों, क्योंकि nth ऑर्बिट है, हमें नहीं पता किस ऑर्बिट के अंदर है। ठीक है, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग राइट नाउ द जनरलाइज इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की अंदर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो तमाम की तमाम कांस्टेंट वैल्यूज को हमने रख दिया और हमारे पास 0.529 स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर की वैल्यू आ रही है इनटू एन स्क्वायर। कीप इट इन योर माइंड, हियर वी आर हैविंग एन स्क्वायर एज वेल। ओके, और एन क्या है, एन क्या है आपका ऑर्बिट नंबर है। So Rn is equal to n square into 0.529 angstrom. Now you might be thinking what is mean by angstrom. So angstrom एक ऐसा यूनिट है जिस जो कि इक्वल होता है एक्सपोनेंट माइनस 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, और अगर मैं मीटर में बताऊं तो मीटर में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, ये जो ए नॉट नई चीज आई है, ये ए नॉट बेसिकली 0.529 होता है। मतलब इसको इसको कहते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट किया है ए नॉट से। ठीक है, और ये जो पूरी चीज है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, इसे हम कहते हैं बोहर्स रेडियस। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोहर्स रेडियस को फाइंड आउट करना चाहें हाइड्रोजन एटम के, तो हमारे पास R1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 0.529, वही आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.529 और हमारे पास आ गया रेडियस 2.116 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑर्बिट के लिए हम n की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम से, तो हमारे पास बन जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। हमने डिराइव की है पूरी रेडियस के लिए डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे और हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से ये इम्पॉर्टेंट था। So we are going to meet you soon in our next lecture. Try to ask me few questions if you want to, and if you have any confusion. So take care. Allah Hafiz.